Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव व्यवहार और उनसे जुड़ी हुई कुछ थीरीज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव व्यवहार क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है। तो मानव व्यवहार के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं कि आप किसी एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने आसपास के लोगों और जो पर्यावरण है, मतलब उनके आसपास के जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन किस तरीके से कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपके व्यवहार में आती हैं कि आप कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या बर्ताव है आपका। और ये इसमें क्या चीज़ें मेन होती हैं, आपकी इसमें फीलिंग जुड़ी होती है, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो बिलीव्स विश्वास हैं, आपके कुछ उद्देश्य भी होंगे, है ना, और कुछ आपके क्रियाकलाप होते हैं। मतलब आप किसी से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं और क्या मान्यता है आपके लिए किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो ये व्यवहार आपके सिर्फ वर्बल तरीके से नहीं दिखता है, बल्कि नॉन वर्बल तरीके से भी दिखता है ना। आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके बोलचाल के तरीके से ये चीज़ें प्रकट होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है एक्शंस। मतलब इसमें जो एक व्यवहार में करने के लिए, एक व्यवहार को करने के लिए क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हम उसके बारे में बात करें। तो एक्शंस जो क्रियाएं होती हैं, इसमें व्यक्ति का जो दैनिक दिनचर्या होता है, मतलब आपकी जो डेली रूटीन है, ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई वेरियस जो आपके अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें आप करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, है ना। आपका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घर पे आप लोगों से बातचीत करते हो, आप कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे आप लोगों से मिलजुल के इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका आता है फीलिंग्स, बिलीव एंड मोटिव्स। आपकी जो भी इमोशंस हैं, भावनाएं मतलब हैं आपके बिलीव्स, कुछ मान्यताएं हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं गाइड करती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई मान्यता होगी, उसको मानकर ही आप अपने व्यवहार में वो चीज़ें रखेंगे, है ना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि लोगों से बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी से कोई अगर बड़ा व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करना है, कोई आपसे छोटा है तो उससे कैसे बात करना है, ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारी कुछ अपनी फीलिंग्स, बिलीव्स, मोटिव्स के तहत होते हैं। आप किस लिए किससे व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जो दो चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो जो ये आपका व्यवहार होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती हैं, मतलब आप जन्म लेते हो, जन्म के साथ ही आपके अंदर वो कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ टेंडेंसीज होती हैं, मतलब आपके कुछ गुण होंगे, कुछ लक्षण आप में ऑलरेडी वो चीज़ें दिखने को मिलती हैं। इसके लिए आपको कुछ सिखाया नहीं जाता, ये बाय बर्थ आपका होता है। इसमें आपका जो भी इनहेरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो वो आता है। इसके बाद होता है कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं आप लर्न करते हो, एक्वायर्ड करते हो, है ना, सीखते हो। जैसे इसमें कुछ हैबिट्स आपके हैं जो कि आपके जैसे कुछ स्किल्स हो गए, है ना, आपका एजुकेशन हो गया, आप अपना शिक्षा ग्रहण करते हो, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आस पड़ोस में लोगों का व्यवहार देख रहे हो, उससे कुछ चीज़ें सीख रहे हो। तो ये क्या है, आप लोगों को देख कर सीख रहे हो चीज़ें, आप ट्रेनिंग के थ्रू सीख रहे हो, एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी अक्वायर्ड में आ जाएंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी होती हैं। इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट जो बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या है कि इसमें देखा जाता है सेक्स, एज, जेनेटिक्स और अदर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि अगर कोई लड़की है तो वो किस तरीके से व्यवहार करेगी, अगर कोई लड़का है तो वो किस तरीके से व्यवहार करेगा। हमारे यहाँ है ना कि लोग देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी उसी तरीके से होती है। लड़की होगी तो बहुत आराम से और बात करती है, या फिर उसे कहा जाता है कि लड़की की तरह बात करो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि मतलब एक व्यवहार उनका डिसाइडेड हो जाता है कि इसी तरीके से वो व्यवहार करेंगे। इसी तरीके से लड़कों का भी होता है, ठीक है।
उम्र के साथ भी होते हैं। बच्चों में आप देखोगे उनका जो व्यवहार होगा, एक कहीं ना कहीं उनमें आपको जिद दिखेगी, वो जिद करते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। जबकि जब धीरे धीरे इंसान मैच्योर होता जाता है, एक एज पे पहुंच जाता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल करने लगता है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करता है जितना ज़रूरत है। जो समाज में एक्सेप्टेड है वही चीज़ें वो करता है, इसके अलावा वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें चेंज होती है। और जेनेटिक्स से कुछ चीज़ें हमारी अनुवांशिक होती हैं जो कि हम सीखते हैं। जैसे आपके कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी फैमिली से आप सीखते रहोगे, वो आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आपके फादर या मदर में वो चीज़ होगी और आप में भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे आपका एजुकेशन आएगा, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, आप सबके सराउंडिंग में जो लोग आपके हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, है ना। उनके व्यवहार, वो आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आपका व्यवहार कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी शेप किया जाता है। परिवार में जिस तरीके से बातचीत होगा, जो भी ढंग होगा बात करने का, अगर कोई परिवार में बहुत लोग प्रेम से रह रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो बच्चा वहाँ से वो चीज़ सीखेगा। और कहीं पे है कि फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और क्रिमिनल फैमिली है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, फैमिली में अगर कोई क्रिमिनल है फादर या ऐसा कुछ, तो बच्चा वहाँ से वो चीज़ लर्न करेगा। तो ये आपका होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इस पर आपके असर डालता है व्यवहार पर। इसके बाद दो चीज़ें और हैं कि हम व्यवहार को दो तरीके से देखते हैं। एक हमारा होता है मेजर्ड बिहेवियर, जो कि क्वांटिटेटिव तरीका होता है, मतलब कि हम व्यवहार को जो मापा जा सके, ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। ये क्वांटिटेटिव टाइप की चीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो उस एग्ज़ाम में वो कितने नंबर ले आता है, ठीक है, और क्या उसका कौन सा रैंक आता है, ये चीज़ें क्या है, आप वहाँ पे मतलब एक तरीके से आप माप पा रहे हो उसके व्यवहार में कि हाँ वो पढ़ने में अच्छा लड़का है या फिर वो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है ना उसके नंबर्स देख के कि वो ऐसा स्टूडेंट है, एवरेज है या बिलो एवरेज है या टॉपर है। तो आप यहाँ पे समझ जा रहे हो। या कंप्यूटर का कोई प्रॉब्लम है जिसको कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर रहा है कोई बच्चा, है ना, तो कितनी तेज़ी से वो टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है, तो वहाँ पर आप देख पाओगे कि वो टेक सेवी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेजर कर पा रहे हो बिहेवियर को। लेकिन कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो अनमेजर होते हैं, मतलब उसको आप माप नहीं सकते हो, इस तरीके से क्वालिटेटिव उसे माना जाता है। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने कोई अपनी गलती की है, तो वो अपने मिस्टेक को एडमिट कर रहा है कि हाँ ये मेरी गलती है। तो ये आप नाप नहीं सकते हो कि वो कितना ईमानदार है, कितना कम ईमानदार है, कितना ज़्यादा ईमानदार है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि व्यवहार को बनाने में अपना मुख्य भूमिका निभाती हैं, जिसमें है जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, जेनेटिक्स क्या होता है कि आपका जो भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है अनुवांशिक चीज़ें हैं, वो आपकी मतलब कि हर जो प्रजाति होती है उसका अपना कुछ ना कुछ यूनिक ह्यूमन बिहेवियर जैसे है। आपका अपनी फैमिली में आप देखोगे कोई यूनिक चीज़ होगी जो आपको देखने को मिलती होगी, उसी तरीके से सबका एक अपना अपना व्यवहार होता है, करने का तरीका होता है। तो वैसे ह्यूमन बिहेवियर भी होता है, वो जेनेटिक्स में आपके पेरेंट्स में जो चीज़ होगी वो आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसकी ये होती है एटीट्यूड होता है आपका, ठीक है। एटीट्यूड में जैसे क्या होगा कि आप किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत कर रहे हो, क्या आपका कोई अगर कोई भी घटना घटित हो रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, आप उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, है ना, लोगों से आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कि आप जो भी चीज़ें जैसे आप देखते हो कि कोई चीज़ है जिसको कोई व्यवहार है जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वो व्यवहार दोहराते हो, और जो चीज़ें लोग नहीं पसंद करते आप उसको नहीं करते हो। तो ये क्या होता है कि आपका यहाँ पे बिहेवियर शेप किया जा रहा है, एटीट्यूड के थ्रू ये चीज़ें आपकी आप शो करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सोशल नॉर्म्स, जिसमें आप समाज द्वारा जो भी चीज़ें स्वीकृत की गई हैं एक अच्छे व्यवहार के लिए, वो चीज़ आप देखने को मिलती है, लोग उसे ही फॉलो करते हैं ना। समाज में जिस चीज़ को अच्छा माना जाएगा लोग उस चीज़ को करते हैं, और जो चीज़ बुरा माना जाता है उसको नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका सोशल नॉर्म्स के थ्रू आपका जो व्यवहार है उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से कोर फेथ एंड कल्चर की बात करते हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति का पर्सनल बिलीव होता है, कोई बिलीफ सिस्टम है आपका, कुछ रिलीजियस आपका कुछ है जिसके थ्रू आप उसको फॉलो करते हो, आप अपने जो आपके वैल्यूज़ हैं, है ना, एथिक्स हैं, वो आपके बिहेवियर में दिखेंगे कि इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने अपने
किताब, जो आपके होली बुक्स होते हैं, रिलीजियस होली बुक्स होते हैं, या जो धर्म गुरु होते हैं, वो लोग बताते हैं ना कि अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा कर्म करोगे तो आपको बदले में अच्छा फल मिलेगा, है ना, और बुरा बर्ताव करने से आप नरक जाओगे, या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लोग उस पर ध्यान देते हैं कि हाँ, हमारे कर्म जो अच्छे होने चाहिए, लोगों से हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे जो रिलीजियस बिलीव है और जो हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, है ना, जो हम देखते आ रहे हैं लंबे समय से कि हमारे ट्रेडिशन में फॉलो किया जाता है, हमारी फैमिली, हमारे जो कल्चर में फॉलो किया जाता है, जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं समाहित करके और वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ये 4 चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें 2 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर का यहाँ क्या अर्थ है? नॉर्मल बिहेवियर का मतलब है कि जो समाज द्वारा आपका स्वीकृत हो, है ना, समाज में जिस तरीके के व्यवहार को माना जा रहा है कि ये अगर आप इस तरीके से व्यवहार करते हो तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, तो वो आपका आ जाता है नॉर्मल बिहेवियर में। सोसाइटल नॉर्म्स जो आपके होते हैं उसके बेस पे ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपकी सोशेबिलिटी होती है, बैलेंस होता है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स और गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये है कि जो चीज़ें समाज के द्वारा अस्वीकृत की गई हैं, मतलब कि जिसे समाज ने अपने व्यवहार, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए उस चीज़ को, या फिर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए जो एक्सक्लूड की गई हैं, हटाई गई हैं, मतलब वहाँ से वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई मेंटल डिजीज़ है, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर में देखा जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति है जो कि सामान्य रूप से अपने मानसिक संतुलन में नहीं है, तो ये उसका एबनॉर्मल बिहेवियर वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है आपका जुवेनाइल डेलिगेंसी आ जाता है ना। इसके बाद अनसोशल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी मतलब है कि एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें ये आप यहाँ पे 5 देख सकते हो, 5 मॉडल हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है बायोलॉजिकल मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या हार्मोनल जो इम्बैलेंस के कारण कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाए जिसके कारण आपके जो व्यक्ति है उसके अंदर कोई मेंटली प्रॉब्लम कोई आ जाती है, कोई डिसऑर्डर से वो ग्रसित हो जाता है, तो उसको बायोलॉजिकल मॉडल के अंतर्गत एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाएगा, जेनेटिक प्रॉब्लम की तरह। जैसे आप देखते हो डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये इसी तरीके का आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइकोसोशल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल। इसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर जिसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ अनकॉन्शियस मोटिव्स के साथ करता है ना, या फिर कोई उसके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, इंटरनल कन्फ्लिक्ट जिसको उसे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम आती है उसको साइकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसको सिगमंड फ्रायड ने सजेस्ट किया था इस मॉडल के बारे में, तो उन्होंने इस पर बहुत अपना डीप स्टडी किया था। तो उनका मानना था कि जैसे जो ऐसे थॉट्स होते हैं या इमोशंस होते हैं जिनको हम नॉर्मल बिहेवियर में नहीं कर सकते हैं या कॉन्शियसली नहीं कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसे सप्रेस कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हमारा अपना काम करता ही है, तो वो चीज़ें हमारे प्रॉब्लम के रूप में, किसी डिसऑर्डर के रूप में बाहर आती हैं। तो ये इस तरीके से आपका साइकोलॉजिकल मॉडल हो जाता है। इसके बाद है लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल का मतलब ये कहा गया है कि जिस तरीके से आप कोई अच्छा व्यवहार लर्न करते हैं, है ना, आप चीज़ें सीख कर, जैसे आपको पता है कि जो मनुष्य है उसका जो सीखने का जो तरीका है वो आजीवन सीखता है ना, जीवन भर वो सीखता है चीज़ों को। तो जो जिस तरीके से वो अच्छे व्यवहार को सीख रहा है, वैसे वो जो गलत व्यवहार है या एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको लर्न कर सकता है। और ये साइकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर जिसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जब
कोई व्यक्ति कोई चीज़ अनकॉन्शियस मोटिव्स के साथ करता है ना, या फिर कोई उसके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, इंटरनल कन्फ्लिक्ट जिसको उसे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम आती है उसको साइकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसको सिगमंड फ्राइड ने सजेस्ट किया था इस मॉडल के बारे में, तो उन्होंने इस पर बहुत अपना डीप स्टडी किया था। तो उनका मानना था कि जैसे जो ऐसे थॉट्स होते हैं या इमोशंस होते हैं जिनको हम नॉर्मल बिहेवियर में नहीं कर सकते हैं या कॉन्शियसली नहीं कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसे सप्रेस कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हमारा अपना काम करता ही है, तो वो चीज़ें हमारे प्रॉब्लम के रूप में, किसी डिसऑर्डर के रूप में बाहर आती हैं। तो ये इस तरीके से आपका साइकोलॉजिकल मॉडल हो जाता है। इसके बाद है लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल का मतलब ये कहा गया है कि जिस तरीके से आप कोई अच्छा व्यवहार लर्न करते हैं, है ना, आप चीज़ें सीख कर, जैसे आपको पता है कि जो मनुष्य है उसका जो सीखने का जो तरीका है वो आजीवन सीखता है ना, जीवन भर वो सीखता है चीज़ों को। तो जो जिस तरीके से वो अच्छे व्यवहार को सीख रहा है, वैसे वो जो गलत व्यवहार है या एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको लर्न कर सकता है। और ये आपका सेम कंडीशनिंग और इमिटेशन के थ्रू होगा। मतलब कि किसी चीज़ के साथ आप किसी व्यवहार को देखकर आप कंडीशनिंग कर लेते हो। इमिटेशन का मतलब यहाँ पे नकल करना है। आप किसी को देख रहे हो, कोई व्यवहार कोई कर रहा है, उसको देखा आपने कि उस तरीके से उसे कुछ फेम मिलता है या फ़ायदा मिलता है, मतलब ये एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति होगा वो उस चीज़ को कॉपी करेगा, वो चीज़ को उसका एसोसिएशन बन जाएगा, उसके साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जिसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इस तरीके से देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपना कोई पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ या कुछ उसने कुछ सोचा हो और वो उस तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने पोटेंशियल जो उसका है उस तरीके से, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, उसके माइंड में जो होता है, समस्या जो उत्पन्न होती है, उसके कारण वो जो कहा जाएगा आपका ये मॉडल उसको बताता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल में जैसे कि आप देखते हो कि कुछ लोग होते हैं जिनके सोचने का तरीका ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब वो किसी भी सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव तरीके से ही सोचते हैं और नेगेटिविटी उनका जो कहते हैं माइंड जो है वो एकदम नेगेटिव हो जाता है और माहौल को एकदम नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं और वो प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि सॉल्यूशन पे। तो ये मॉडल जो बताता है कि कैसे जो इर्रेशनल थिंकिंग है उसके प्रोसेस होने से या फॉल्टी जो थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है, मतलब गलत तरीके से सोचने या अविवेकपूर्ण तरीके से सोचने के कारण जब व्यवहार में वो चीज़ आपके दिखने लगता है, नेगेटिविटी दिखने लगती है, लाइक जैसे कह सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें क्या है, जब आपका सोचने का तरीका गलत हो जाता है, आप सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही देखते हो, तो ये मॉडल उसे बताता है। तो इसके अंतर्गत उस व्यवहार को जो नेगेटिव चीज़ें हैं और जो सोचने का तरीका है गड़बड़ हो जाता है, उसके बारे में इस मॉडल में बताया जाता है। तो ये हमने 5 जो मॉडल थे इनके बारे में जान लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो हमारा अब हम देखने वाले हैं, ये है रॉबर्ट जो हैविंगरस्ट थे, उन्होंने एक डेवलपमेंटल टास्क मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें जो बताई थी, पहला ये था कि इन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे, ठीक है। तो इन 6 स्टेजेस में उन्होंने बताया था कि जो पहला स्टेज होता है वो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो आपका बर्थ से 6 ईयर्स तक का होता है। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड आता है जिसमें 6 से 12 ईयर्स होते हैं। फिर आपका एडोलसेंस 13 से 18, फिर अर्ली एडल्टहुड 19 से 30, देन मिडिल एज 30 to 60 एंड लेटर मैच्योरिटी मतलब 60 एंड ओवर, मतलब अब उससे जो फिर एज में आ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या चीज़ें बताई थी कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है किसी की पर्सनालिटी का और किस तरीके से कोई बच्चा जो है वो अपने डेवलपमेंट टास्क को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ता है। तो जो पहला होता है वो होता है फिजिकल मोबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने चलने के जो चलने और फिजिकल मूवमेंट जो वो करने लगता है वो उससे उसका डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है। इसके बाद उसका होता है बेसिक एजुकेशन स्किल्स। इसमें जो होता है वो जो फाउंडेशनल स्किल्स होती है जैसे रीडिंग, राइटिंग, है ना, अर्थमेटिक मतलब कि पढ़ना लिखना और मैथमेटिक चीज़ें जो सॉल्व करता है, वो प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करना सीखता है अपने स्किल्स के थ्रू,
है ना, लोग और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वो आपका इसमें आ जाता है। इसके बाद आता है आपका सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या होता है कि इसमें डेवलपिंग एज जो होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है, मतलब जो बच्चा होता है, वो अपने पीयर्स के साथ अपना एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है और वो डिफरेंट समझ पाता है जेंडर्स के बीच में और उनके साथ अपना एक तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। इसके बाद आपका आता है प्रिपरेशन फॉर फैमिली लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होती है कि उससे अब कैसे फैमिली, वो एक शादी के लिए तैयार होता है और फिर उसके बाद शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली लाइफ जो होती है, वो उसके लिए प्रिपेयर होता है। उसके बाद आपका आता है मैरिटल एडेप्टेशन, जिसमें वो अपने जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे नेविगेट करना है, चीज़ों को समझना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, वो यहाँ पे करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे सब कुछ करना है। इसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जब वो अपने ये बाकी स्टेजेस कंप्लीट कर लेता है तो वो अपना एक इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब रहन सहन का जो स्तर है उसका, जो एक उसका आर्थिक जो स्तर है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सके, है ना, कैसे स्टैब्लिश किया जा सके खुद को, जो बेसिक नीड्स और बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर सके, वो इस स्टेज में अपना करता है। इसके बाद आपका आता है एजिंग एंड हेल्थ। इसमें जो एक देखा जाता है कि एक बढ़ती उम्र के साथ लोगों के फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेंथ में कमी आती है ना, तो उसको कैसे मेंटेन करें और कैसे सस्टेन कर पाए खुद को, वो इस पे काम करता है। तो ये इन्होंने अपना डेवलपमेंटल जो टास्क था वेरियस स्टेजेस में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा जो ये है जो थ्योरी है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने 5 स्टेजेस अपने बताए थे और उन्होंने कहा था कि जो 5 स्टेजेज होते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद आगे व्यक्ति का पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होगा, जो बच्चा है वो आगे जाके किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी बनेगी, ये इस पर ही निर्भर करता है। जिसमें इन्होंने बताया था कि 3 फोर्सेस हैं जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तो इसमें है आपका साइकोसेक्सुअल एनर्जी में लिबिडो है, ईड है और सेक्सुअल अर्ज है। और उनका मानना था कि जो ये तीनों चीज़ें हैं इनके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, जब वो अपने डेवलपमेंट के स्टेज में होता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में या उसकी पर्सनालिटी में एक कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है इन सब चीज़ों के कारण, जब वो डेवलपमेंट में होता है। और अगर वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, सॉल्व होने के बाद उसका क्या होगा, सॉल्व होता है तो उसका हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होता है। लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व होता है तो उसका क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ फिक्सेशन होता है। जैसे हम देख सकते हैं रिजल्ट में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग, ऐसे टाइप की चीज़ें। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, समझ लेते हैं लिबिडो क्या है। तो लिबिडो जो है टर्म, ये फ्रायड ने कॉइन किया था, मतलब इन्होंने बताया था लिबिडो। इनका कहना था कि जो एक फंडामेंटल एनर्जी होती है, एक साइकिक एनर्जी होती है जो कि एसोसिएटेड होती है सेक्सुअल जो ड्राइव होते हैं और डिजायर, उनसे रिलेटेड। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको ये ड्राइव करने का काम करते हैं, जो आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरीके से उन्होंने ईड के बारे में कहा था कि जो ईड होता है वो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो व्यक्ति के जो चीज़ें, जो इच्छाएं दबा दी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में किसी न किसी तरीके से देखने को मिल जाती हैं। ईड जो होता है आपका, अपने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। मतलब इससे जो चीज़ चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह जो चीज़ इसे खुशी देती है इसे वही चाहिए, और ये वेट नहीं करता है कि भाई हमें बाद में करेंगे या लोग क्या कहेंगे। इसे जो चीज़ चाहिए ये उसके लिए तुरंत इसको चाहिए होता है। तो ये इसका ये होता है। इसके बाद आपका सेक्सुअल अर्ज होता है, जिसमें ये आपके जो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे सेक्सुअल फुलफिलमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके सेक्सुअल अर्ज में आ जाता है। ठीक है, ये आपके बिहेवियर में रिप्रोडक्शन, प्लेजर और इंटीमेट कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को गाइड करता है, और ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों को गाइड करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो 5 स्टेजेस हैं उनके बारे में। तो सिगमंड फ्रायड ने ये 5 स्टेज बताए थे, जिसमें था ओरल,
एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। इसमें क्या है, जो ओरल स्टेज होता है वो बर्थ से जो 1 ईयर का जो बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। और जो साइकोसेक्सुअल फोकस होता है, मतलब जो लिबिडो की बात की जाती है, जो अपना ये सेटिस्फेक्शन जो बच्चे को मिलता है वो कैसे मिलता है, वो माउथ और सकिंग के थ्रू। मतलब जब बच्चा वो अपने, आप देखेंगे जो इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो हर चीज़ क्या करेगा, कुछ भी अगर चीज़ उसे समझने की ये क्या है, उसको वो जब मतलब एक्सपीरियंस करता है तो हर चीज़ को वो अपने मुंह में डालकर चेक करता है। आप उसे टॉयज दोगे तो वो मुंह में डालेगा, क्योंकि उसका वही तरीका होता है चीज़ों को समझने का और स्पर्श करने का, क्योंकि वो पहला उसका एक्सपीरियंस वहीं से हुआ होता है, ठीक है। और इसमें की फीचर्स आपकी डिपेंडेंसी और ट्रस्ट होता है, कि मतलब जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता या जो केयर टेकर होते हैं वो उन पर ही अपना डिपेंडेंट होता है, तो उनका उन पर ट्रस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी कारण से, क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को भूख लगी है और उस अब जो केयर टेकर है या माता पिता है वो उसको टाइम पर उसको फीडिंग कराते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी है, मतलब उसका ट्रस्ट बना रहेगा, उसके अंदर एक हेल्दी पर्सनालिटी उसकी डेवलप होगी। लेकिन जब वो चीज़ें उसके कारण जब उसकी डिपेंडेंसी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहीं ना कहीं, तो कहना था इनका कि फ्राइड कहते थे कि तो फिक्सेशन वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो फ्यूचर में क्या होगा कि उस बच्चे में जो रेजिडेंस होगा एक इंटीमेसी को लेकर, है ना, और हैबिट ऐसी डेवलप हो जाएंगे जैसे ओवर ईटिंग टाइप चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग जो है ना, ये वो कहता है फिक्सेशन का ही वो उसका है कि जब कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक इसी तरीके से आपका एनल स्टेज है 1 से 3 साल, इसमें आपका एनस और कंट्रोल की बात की जाती है। टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें आपका की फीचर आता है। और इसके बाद आपका एनल फिक्सेशन आता है। इसमें जो बच्चा होता है अगर उसे ये चीज़ें, मतलब वो अगर अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान वो चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल में नहीं रख पाता है तो उसका जो फिक्सेशन में आएगा क्या आएगा, इशूज होगा कंट्रोल और बीइंग कंट्रोल, मतलब कि उसे ये चीज़ रहेगा कि कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ उसका प्रॉब्लम आएगा कि वो उसे पसंद नहीं आएगा कि लोग उसके साथ उसको कंट्रोल में रखें, या वो लोगों को ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगी। ठीक है, इसके बाद फैलिक स्टेज आपका आता है 3 से 6 साल, जिसमें जेनाइटल्स एंड प्लेजर की बात की जाती है। इसमें आपका जो हमने बात की थी ना, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिनके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, तो यही कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होगा उसके अंदर एक्सेसिव प्राइड देखने को आपको मिलेगा। फिर जेंडर आइडेंटिटी को लेकर उसको प्रॉब्लम आएगी, अपने रिलेशनशिप को लेकर उसको प्रॉब्लम आएगी, तो ये चीज़ें आती है। फिर आपका लेटेंसी आता है 6 ईयर से प्यूबर्टी तक, जिसमें आपका डोरमेंट सेक्सुअल और फीलिंग्स पे आपका फोकस होता है। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सारी चीज़ें होती है। इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फिक्सेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, पोटेंशियल होता है आपका। फिर जेनाइटल वाला आता है आपका, तो इसमें प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स आपका आ जाएगा। इसमें जेनाइटल सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी। रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी इसका की फीचर्स होगा। इंडिविजुअल कैन फेस डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग मैच्योर रिलेशनशिप, मतलब इसकी जो अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है तो उसका जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाती अच्छे से कि वो लोगों के साथ एक मैच्योर रिलेशनशिप के साथ, मतलब वो रिलेशनशिप में अच्छे से परफॉर्म कर पाए लोगों के साथ अपना जो उनका रिलेशनशिप होगा, तो ये चीज़ आती है। इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला स्टेज है आपका ओरल स्टेज। हमने अभी बात की कि जो साइकोसेक्सुअल फोकस होता है वो माउथ होता है और बच्चा सकिंग के थ्रू वो चीज़ फील कर पाता है अपना। ठीक है, की एस्पेक्ट हमने बात की, डिपेंडेंसी होती है उसकी और ट्रस्ट होता है। ठीक है, लिबिडो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ओरल प्लेजर और फीडिंग पे ही डिपेंड करता है, वो सब कुछ अपना उसी से उनको प्लेजर मिलता है, सब कुछ फीडिंग या सकिंग के थ्रू करते हैं वो। और सेक्सुअल अर्ज में हमने कहा ओरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कंट्रीब्यूट टू सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट, मतलब उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है और कंफर्ट फील करते हैं वो इस तरीके से। और यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन थ्रू ओरल एक्टिविटीज़ जो हमने कहा था कि मतलब सारी चीज़ें वो अपना इस तरीके से ही प्रेजेंट, मतलब कि प्रकट करेंगे आपको, जो उनका सकिंग के थ्रू या फिर माउथ का जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे उसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, फिक्सेशन हमने जैसे बात की, तो फिक्सेशन में इसमें क्या होगा, जब अगर प्रॉब्लम ऐसी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी तो स्मोकिंग, ओवर ईटिंग और एक्सेसिव डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, पर्सनालिटी में आगे जाकर। फिर आपका एनल स्टेज आ जाएगा। इसमें आपका एनस और कंट्रोल ये दो चीज़ें हैं। जैसे इसमें क्या, इसको समझने के लिए हम कर सकते हैं इस तरीके से कि जैसे कोई बच्चा है वो क्या करेगा कि उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ आपको टॉयलेट ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई जाती है। अब जब बच्चा जब उसे टॉयलेट जाना होता है और वो कंट्रोल कर लेता है, जब तक वॉशरूम जाना है या इस तरीके से वो कंट्रोल कर लेता है, तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपने, मतलब वो खुद को एक कॉन्फिडेंट फील करता है।
कंफर्टेबल फील करता है कि हाँ मैंने अपने ऊपर अपनी बॉडली जो नीड्स हैं उस पर मैंने कंट्रोल कर लिया है। और अगर नहीं कर पाता है तो उसके साथ फिर वही प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो लिबिडो होता है उसका जो फोकस होता है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे, जो हमने अभी बात की, ठीक है। इसके बाद जो सेक्सुअल अर्ज होगा वो आपका रिलीजिंग फेज, मतलब कि जब वो चाहे अपने टॉयलेट को जाने से पहले रोक सकता है और जब चाहता है वो उसे रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे जब वो चीज़ें उसको कंट्रोल उसका होगा तो वो ग्रेटिफिकेशन जो कहेंगे या सेटिस्फैक्शन जो उसे होगा वो फील होगा। और यही चीज़ अगर उसे नहीं होती है, यहीं पे प्रॉब्लम अगर उससे आती है, तो फिर आपकी ऑर्डरलीनेस और मेसीनेस एडल्टहुड में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फेलिक स्टेज, जिसमें आपका जेनाइटल और प्लेजर की बात की जाती है। इसमें जो की एस्पेक्ट होता है, जो आइडेंटिफिकेशन होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो लड़की होगी वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसके अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा फ्रायड ने कहा था। और ओडिपस जो होगा लड़के में। तो इसमें जो इलेक्ट्रा में होता है कि जो लड़की होती है वो अपने फादर से ज़्यादा सपोर्ट फील करती है या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, और जो सन होता है वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। और ये अपोजिट, मतलब ऐसा हो जाता है कि वो उनको कहते थे कि एक जेलसी टाइप का फील करते हैं। जो लड़का होगा वो अपने फादर से थोड़ा सा जेलसी टाइप का फील करेगा और मदर से कंफर्टेबल रहेगा, और लड़की में सेम चीज़ देखने को मिलेगी उसके दोनों पेरेंट्स का, ऐसे ही जैसे कि लड़के में देखने को मिलता है। फिर आपका लिबिडो इसमें जो होता है उसका जेनाइटल प्लेजर पे कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो सेक्सुअल अर्ज होता है कि इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है जेनाइटल्स एंड जेंडर डिफरेंसेस को लेकर। मतलब बच्चे इस टाइम पे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मतलब कि जेंडर डिफरेंसेस, वो लड़का है तो किस तरीके से है, लड़की है तो किस तरीके से। तो वो आपस में मतलब वो अपना एक कहीं ना कहीं अपने जो चेंजेस होते हैं उसको वो देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्रायड जी का कहना था कि इस तरीके से होता है। फिर ईड जो होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है, इन्होंने कहा कि फैंटेसीज से रिलेटेड होता है, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स, वही सेम चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, इन्होंने इस तरीके से इसे बताने की कोशिश की थी। और फिक्सेशन में यही होता है कि आपका एक्सेसिव प्राइड होगा, वैनिटी होगी, डिफिकल्टी विथ जेंडर आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप। मतलब आप इसका जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर आपका आता है लेटेंसी। लेटेंसी में डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं। आपका जो की एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है। बच्चा इस टाइम पे उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, चीज़ों को समझने लगता है, वो सोशलाइजेशन, लोगों के साथ उसका आपस में व्यवहार, अंतःक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है, लोगों से मिलता जुलता है, सीखता है सब कुछ। लिबिडो जो होता है आपको एकेडमिक और सोशल जो परस्यूट्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल अर्ज में आपका वही सप्रेस जो चीज़ें होती हैं, नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें आपकी आएंगी, जैसे गेम वगैरह के थ्रू वो सारी चीज़ें जो अपना होगा वहाँ पे परफॉर्मेंस उसका आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे वो जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें होंगी उसे जब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसे वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, या उसके जो भी चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका आता है जो यहाँ पे जो ईड है वो क्या एनर्जाइज करने का काम करता है। तो कहा गया है कि जो स्किल्स होती हैं, लर्निंग होती है या दोस्ती होती है लोगों की इस उम्र में, वो चीज़ें यहाँ पे डेवलप आपकी होती हैं। फिर इसका जो होता है इसमें कोई टिपिकल जो आपका रिजल्ट नहीं होता है ऐसा फिक्सेशन वाला, इसमें नहीं होता है। इस स्टेज को इन्होंने इस तरीके से बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है जेनाइटल या प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। इसमें आपका जेनाइटल और सेक्सुअल मैच्योरिटी पे होता है, की एस्पेक्ट रिलेशनशिप्स और सेक्सुअलिटी पे होता है। लिबिडो जो होता है वो डायरेक्ट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर अर्ज के बारे में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर एंड अट्रैक्शन टू अदर्स होगा, और जो ग्रेटिफिकेशन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप होगा ईड का। और फिक्सेशन में अकर अर्लियर स्टेज इम्पैक्ट हेल्दी डेवलपमेंट इन दिस स्टेज। तो मतलब ये आपका जो यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप होता है आपके पार्टनर के साथ, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे जिस तरीके से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं यहाँ पे आपका रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, और अगर वहाँ पे आपका सब कुछ फिक्सेशन होता है तो वो हेल्दी होगा, नहीं तो आगे जाके आपका यही रिलेशनशिप और बाकी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। आगे के जो भी थ्योरीज हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।